नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैग्नेट वाला रिवीजन में दोस्तों क्लासेज हमारी चल रही थी, तो क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है और आई होप आपने उन क्लासेज के अच्छे से नोट्स तैयार किए होंगे। क्योंकि दोस्तों रिवीजन के नोट्स अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही तैयार करें। हाँ, अच्छा सा नोट्स अगर आपने तैयार किया है तो PDF बनाकर मुझे सेंड करें, वो हम अपलोड ज़रूर कर देंगे। आज हमारी मैग्नेट की तीसरी क्लास होने जा रही है दोस्तों, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी है जिनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। आई होप चीज़ें आप अच्छे से लिखेंगे, नोट कर लेना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और एक एक करके मैं आपको लिखवाऊँगा, तो कोशिश रहेगी बहुत बेहतर तरीके से हम इसे लिख सकें। आइए दोस्तों, सबसे पहली जो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं वो है चुंबकीय एक्स। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, शॉर्ट में बोलते हैं MA। मैग्नेटिक एक्स बोल सकते हो, है ना। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। कुछ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। तो यही जो नॉर्थ साउथ की ओर जा रही है, उनको मिलाने के लिए एक अपन लाइन तैयार करते हैं, एक बेस तैयार होता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय एक्स। सिंपल फंडामेंटल अगर आप डेफिनेशन से याद रखें तो डेफिनेशन बनेगी कि N से S यानी नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय रेखाओं का, या चुंबकीय फ्लक्स लिख देता हूँ, चलो एक ही बात है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मिलान करना या चुंबकीय फ्लक्स को मिलाने वाली रेखा, यानी एक ऐसी लाइन जो N से S की ओर कनेक्ट होती है। अभी अगली परिभाषा आएगी चुंबकीय बल रेखाओं की, तो हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर S से N की ओर चलती है। तो ये जो NS से मिली है एक लाइन, उसको बोलते हैं। अगर मैं आपको यूं डायग्राम से बताऊं थोड़ा सा, तो मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आपको ये बाहर दिखाई दे रहे होंगे, तो जिस तरह से ये बाहर दिखाई दे रहे हैं तो संभव तो है नहीं, बैक एंड पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। लाइक DC जनरेटर में बॉडी के माध्यम से ये जुड़े हुए हो सकते हैं, DC मोटर में जिसको अपन फ्रेम बोलते हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं। चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जा रही है, तो ये जो लाइन है ना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, बस इसी लाइन का नाम है MA। चुंबकीय एक्स इसी का नाम है। बॉडी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो S से N की ओर चुंबकीय बल रेखाएं वापस भी आ रही है, फिर N से S की तरफ जा रही है और बॉडी के माध्यम से वापस जुड़ रही है। यूँ सर्कुलेशन चलता है, सिंपल सा है। तो इसी से है ना अपनी दूसरी लाइन निकल कर आती है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है चुंबकीय उदासीन एक्स की। शॉर्ट में और इंग्लिश में बोलते हैं MNA। पूरा नाम होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। DC मशीनों में ब्रूस इसी को आधार मानते हुए लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो MNA क्या होता है, दो बातें याद रखना है। एक तो डेफिनेशन के रूप में याद रखना है कि इस MA जो मैग्नेटिक एक्स था, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बोल सकते हो, हिंदी में आप इसे लंबवत बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं समद्विभाजित। यानी मैग्नेटिक एक्स को दो समान भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा, ठीक है, उसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ कोई किसी प्रकार की मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं होती है, यानी ये हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी 0 होती है। इसलिए हम ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल भी वही मानते हैं,
यानी हम मानते हैं कि धारा तीव्रता भी वहाँ पर शून्य होगी और फिर हम वहाँ ब्रूस लगाते हैं ताकि कोई स्पार्किंग ना हो। यानी ये एक लाइन यूं जा रही थी एम में, इसके बिल्कुल समकोण MNA आ गया। तो MNA के बारे में 2-3 परिभाषाएं याद रखनी है। यहाँ से चालू कर रहा हूँ। MNA के बारे में क्या लिखेंगे? चुंबकीय X के लंबवत रेखा होती है, ठीक है, एक परिभाषा। दूसरा लिखेंगे चुंबकीय X को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा, ठीक है, 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा। और क्या परिभाषा है कि ये वो रेखा होती है जहां चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 होती है, ठीक है। और क्या परिभाषा है? डीसी मशीनों में ब्रूस की स्थिति, यानी डीसी मशीनों में जो ब्रूसों की पोजीशन डिसाइड की जाती है वो भी MNA से ही की जाती है। तो डीसी मशीनों में ब्रूस की स्थिति निर्धारण, ठीक है, लोकेशन निर्धारण लिख सकते हो। कहाँ लगाएंगे? जहाँ MNA होगा वहाँ लगाएंगे, ठीक है। बस 4 लाइनें याद रख सकते हैं। लंबवत रेखाएं चुंबकीय X को 2 समान भागों में बांटती है, चुंबकीय तीव्रता शून्य मानी जाती है, डीसी मशीनों में ब्रूस की स्थिति का ये निर्धारण करती है। समझ जाएंगे? सिंपल सी ही तो परिभाषा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। इसके कई सारे पॉइंट आपको लिखने, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जितना चाहें लिख सकते हैं। सबसे पहला लिखवा रहा हूँ विद्युत परिपथ में समानता, क्योंकि आजकल यही तो आता है ना। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के समान है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के समान है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो अपने यहाँ चुंबकीय फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है। या फिर आप इसको, जैसे फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं से ही होता है तो इसी तरह से अपने विद्युत धारा होती है। तो अगर आप चुंबकीय बल रेखाओं को फ्लक्स का प्रवाह लेते हैं तब आपको विद्युत धारा का प्रवाह परिभाषा देनी है। यानी चुंबकीय बल रेखा क्या है? अगर कोई आपको ये डेफिनेशन दे जिसका आंसर लिखे कि चुंबकीय बल रेखाएं फ्लक्स के फ्लो को ही बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होता है बस वही चुंबकीय बल रेखा है, देन हम बोलेंगे कि जो करंट का फ्लो होता है वही अपने लिए एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कह सकते हैं। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समान चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। बड़ी विशेषता 2 होती है। चुंबक के बाहर, बाहर मतलब बिना किसी मीडिएटर के कोई चुंबकीय माध्यम नहीं होना चाहिए। और जब कोई भी चुंबकीय माध्यम नहीं हो तो वायु सबसे अच्छा चुंबकीय माध्यम माना जाता है। वायु विद्युत का एक अचालक होता है, लेकिन मैग्नेट का एक अच्छा चालक होता है, चुंबकीय फ्लक्स को बड़ा आसानी से प्रभावित करता है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर तथा चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर का मतलब, चुंबक के अंदर का मतलब है कि किसी मीडियम के, जैसे कोई भी मैग्नेटिक कोर वगैरह हो तो उस मीडियम के अंदर S से N की ओर। ठीक है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। ठीक है। बंद काल्पनिक वक्र है। ठीक है, बंद काल्पनिक कर्व है। यानी ऐसी एक इमेजिनेशन की जाती है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद होती है और काल्पनिक वक्र यानी एक ग्राफ है जो बंद आकृति का हमें नज़र आ रहा है जबकि दिखता नहीं है, इसलिए काल्पनिक कर्व बोला है। ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ही दिशा में कार्य करते समय, कार्य करना मतलब
चलना या जो भी है, एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ देखो 3-4 पॉइंट बनते हैं। आप ये लिख सकते हो कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, आप ये लिख सकते हो कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, आप ये लिख सकते हो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कुछ भी लिख लो। कहने का मतलब ये है कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं, ये मान लो एक छड़ चुंबक का एग्जांपल लेते हैं, एन से निकल करके एस की ओर आती है तो वो यूं चलेगी, यूं नहीं है कि यहाँ से निकली और इधर होते हुए आ जाए, ऐसा संभव कभी नहीं होगा। समझ गए? मतलब एकदम पैरेलल चलेगी, जितना है बीच में गैप वो पूरा मेंटेन रहता है, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है माय डियर, यहाँ मैं कारण लिखवा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके ऊपर से ऐसे निकल जाए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों मैग्नेटिक लाइंस की, या तीनों जो दिन दिखाई दे रही है, इन तीनों लाइनों की पोलैरिटी बिल्कुल सेम है। और हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा कि समान पोलैरिटी अगर हो तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अब आप देखो, ये भी तो एन पोल से निकल कर आई, ये भी एन पोल से ही निकल कर आई, दोनों जब नॉर्थ पोल से निकल कर आया तो दोनों का पोलैरिटी नॉर्थ नॉर्थ है, एक दूसरे को वो रिपल करेगा, इसलिए नहीं काटता। तो आपको यहाँ कारण में क्या लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, रिपल्स करती है, ये आपको लिखना है। अब ये हमेशा, क्योंकि अब देखो चुंबक के अंदर एस से कहाँ पहुँचेगी, एन की तरफ, एस से कहाँ आ रही है, एन की तरफ। तो अब इन दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों साउथ साउथ है, बाहर दोनों पोलैरिटी नॉर्थ नॉर्थ थी, यानी ध्रुवता समान है, चाहे वो चुंबक के बाहर काम कर रही हो चाहे वो चुंबक के अंदर काम कर रही हो। जब पोलैरिटी सेम है तो उनमें रिपल्सन होगा, आकर्षण नहीं। और जब दूर धकेलेगी दो चीज़ें एक दूसरे को तो वो कभी मिल नहीं सकती, यानी एक दूसरे, अपन से क्या कारण पूछा जा सकता है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हमें ये पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती है, उनके पीछे कारण क्या है? कारण होता है कि वो सदैव एक दूसरे को रिपल करती है, प्रतिकर्षित करती है। क्यों प्रतिकर्षित करती है? क्योंकि उनकी पोलैरिटी सेम होती है, ध्रुवता एक समान होती है। एक बार इतना लिखो भाई, अभी पॉइंट पूरा हुआ नहीं है, आगे और बढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के तो बहुत सारे पॉइंट है। चलो वीडियो रोक कर लिख लेना एक बार इतनी दूर का, चुंबकीय बल रेखाओं वाला टाइटल एक बार मत हटाना, है ना। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं अपन लिख रहे हैं तो आपने लिख ली, अभी तक 5 और लिखवाता हूँ, देखो फिर एक साथ मिटो देंगे, बोर्ड इतनी दूर में खाली कर देंगे। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, 5वां पॉइंट था। अब देखो छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, छठा पॉइंट लिखना है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद परिपथ बनाती है। ठीक है, अब देखो ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आजकल जैसे यूपीपीसीएल TG2 बड़ा एग्ज़ाम होता है तो वो क्या करते हैं कि ऑप्शन देते हैं अपन को और पूछते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है या चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ बहुत काम आती है, इनको याद रखना ज़रूरी भी होता है। सदैव बंद परिपथ बनाती है, बंद परिपथ के साथ साथ देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर परिपथ बनाती है।
ये ध्यान रखना, पैरेलल चलती है हमेशा। जैसे मैंने अभी बताया, पूरा गैप होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक उतना ही गैप रहता है हमेशा, कभी क्लोज नहीं होता है। उसके बाद में चुंबकीय बल रेखाएं जब भी आप देखेंगे तो कहते हैं कि इनमें हमेशा टेंसाइल होती है, ये खिंची हुई अवस्था में रहती है। कभी ये आपको सिंपल या सीधे भाषा में हमें नहीं मिलती है, तो इसके ये ध्यान रखेंगे ना। सदैव समांतर परिपथ बनाती है और तनाव का लिख सकते हो आप, है ना। इनमें सदैव तनन बल होता है या तनाव होता है, यानी हमेशा खिंची हुई स्थिति में रहती है। चुंबकीय बल रेखाएं ही हमें बताती है कि यह मैग्नेट है अथवा नहीं है। तो कहते हैं कि अगर किसी भी जगह पर, 8वां पॉइंट ही बनेगा ना, सॉरी 9वां, कहते हैं कि यदि चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता शून्य मानी जाती है या 0 होती है, यानी वहाँ किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मानी जाती है। तो एक बार यहाँ तक का इतना आप लिख लो। चलो यहाँ तक का इतना ही एक बार है, वीडियो रोक करके या तो लिख लो आप। सिंपल पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, सॉरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में है, जितना याद रहे ठीक है। और पॉइंट आप जोड़ सको जोड़ देना इसमें। कॉमन परिभाषाएं अपनी है, देखो चुंबकीय बल रेखाओं के बाद जो है ना, इसी से फ्लक्स का निर्माण होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ें उत्सर्जित होती है या रेडिएंट यानी विकिरणित होती है, वहाँ से फ्लक्स का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रकाश का भी फ्लक्स होता है, चुंबक का भी फ्लक्स होता है और विद्युत का भी फ्लक्स होता है। तो इन्हीं से अपनी जो अगली डेफिनेशन है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स अलग होता है, चुंबकीय फ्लक्स अलग होता है। चुंबकीय फ्लक्स की तुलना अगर आप विद्युत परिपथ में करें, क्योंकि आजकल आता है पेपर में, है ना, तो विद्युत परिपथ में इसे विद्युत धारा के समान माना गया है। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स धारा के समान है, चुंबकीय बल रेखाएं इलेक्ट्रॉन्स के समान है क्या फ्लक्स वास्तव में परिभाषिक रूप से, तो किसी भी पदार्थ में कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी है, बस उसी का नाम चुंबकीय फ्लक्स रखा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक जो होता है वो फाई, और मात्रक यानी जो यूनिट होता है वो वेबर लिख सकते हो आप, और वेबर नहीं तो एक और इकाई होती है और वो है मैक्सवेल। दोनों में संबंध आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट करवा दूं। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है और एक मैक्सवेल में 10 की पावर -8 वेबर होता है। तुलनात्मक रूप से बड़ा कौन है, तो वेबर बड़ा है, क्योंकि एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल है, तो वेबर को बड़ा माना जाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई से दर्शाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है वो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी या देखो घनत्व कोई भी चीज़ हो, ये हमेशा वर्ग इकाई में लिया जाता है। वर्ग का मतलब क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाता है, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो, चाहे वर्ग mm हो, वर्ग मीटर हो या वर्ग किलोमीटर हो। तो ये यूँ कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितनी है। यानी ओवरऑल एक मैग्नेट कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकाल रहा है, वो तो फ्लक्स है। और एक विशेष क्षेत्रफल को अगर मानते हुए देखें तो वहाँ कितनी बन रही है, उससे फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा घनत्व के समान है। ठीक है, विद्युत सर्किट में जो करंट डेंसिटी होती है उसके समान है। धारा घनत्व का प्रतीक जो होता है ना, वो यूँ नीटा जैसा दिखाया जाता है, और उसका मात्रक जो होता है वो एम्पीयर प्रति वर्ग मीटर होता है। हमारे यहाँ फ्लक्स घनत्व की अगर बात करें तो फ्लक्स घनत्व का प्रतीक B होता है, और इसका
यूनिट या मात्रक जो होता है वो वेबर प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर लिख दो। कई बार हिंदी में पूरा लिखा हुआ आ जाता है, कई बार प्रतीकात्मक रूप से लिखा हुआ जाता है। वेबर प्रति वर्ग मीटर ये इकाई बनती है। इसी के अलावा इसकी दूसरी इकाई और है और वो है टेस्ला। और बड़ी बात क्या है, 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर और 1 टेस्ला बराबर होते हैं। ये पेपरों में सवाल आ चुका है। PSPCL का एग्ज़ाम हुआ पंजाब लाइनमैन का, उन्होंने सवाल पूछा कि 100 टेस्ला कितने वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। सिंपल सवाल आपको लग रहा है, लेकिन सिंपल था नहीं। फ्लक्स घनत्व को दोस्तों ज्ञात भी किया जा सकता है। B बराबर φ/a होता है। तो अब यहाँ से देखो, φ फ्लक्स है और a एरिया, इसका मतलब अब यहाँ भी तो फॉर्मूला रख सकते हैं ना, फिर φ बराबर b × a। बस तो फिर दोनों का एक बार लिख लो बोर्ड से, और इतनी दूर का बोर्ड आप खाली कर दो जल्दी से। जल्दी जल्दी लिख लीजिए भाई। परिभाषाएं हो गई अपने ही फ्लक्स घनत्व तक बोलें तो 5 परिभाषाएं हो गई है ना, बहुत है डेफिनेशन, इसमें ख़त्म ही नहीं होती है। जितना चाहे ना आप लिखते जाओ। चलो इस पे इसका कोई इश्यू ना आए, फटाफट वीडियो रोक करके लिखना भाई, है ना। देखो नेक्स्ट जो परिभाषा लिखेंगे ना, 6th परिभाषा, वो है MMF के बारे में। चुंबक वाहक बल इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बहुत सिंपल है, विद्युत परिपथ में EMF के समान है। याद रख लोगे, छोटी छोटी डेफिनेशन से छोटे छोटे फैक्ट या पॉइंट इनके बारे में होते हैं, याद रखना। विद्युत परिपथ में EMF के समान है। और परिभाषा क्या देंगे, देखो ये जैसे अपने विद्युत परिपथ में अपन परिभाषा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करवाने वाले बल, तो ये क्या करता है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित करवाता है एक तरह से, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को परिपथ में प्रवाहित करने वाला बल, शॉर्ट में लिख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें ताकि एक लाइन में आपको याद रह सके, क्योंकि जब पेपर में ऑप्शन आएगा ना तो वो ये वो ऐसे करके लंबा चौड़ा नहीं देगा, ऑप्शन में इतना ही पॉइंट लिखेगा, फ्लक्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला। अब वोल्टेज की एक परिभाषा आप देते आए थे, क्या कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो आवेश के विरुद्ध काम किया जाता है उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ भी एक परिभाषा दी जा सकती है MMF के बारे में। क्या परिभाषा देते हैं कि अनंत बिंदु से N पोल के द्वारा, ये ध्यान रखना, पोल A नहीं लेते हैं, S पोल नहीं लेते हैं, अनंत बिंदु से N पोल के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स के विरुद्ध, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान लो द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं, यानी किया गया कार्य, वर्क डन के सापेक्ष लेते हैं, मैग्नेटिक वर्क बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। चुंबकीय कार्य जूल में क्या है तो वो MMF कहलाता है, ठीक है। चुंबक वाहक बल का प्रतीक तो मैग्नेटो फोर्स FM से दर्शाते हैं। मात्रक या यूनिट क्या है, देखो एक तो अपनी साधारण यूनिट होती है और वो है एम्पियर टर्न, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि टर्न केवल संख्या के रूप में होता है और यूनिट संख्या जो है उसकी कोई इकाई नहीं होती, वो यूनिट लेस है, इसलिए बहुत सारी जगह है ना चुंबक वाहक बल को केवल एम्पियर में भी दर्शाते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है, कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना। इंजीनियरिंग की बुक में जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्पष्ट लिखी हुई वहाँ मिल जाती है, ठीक है। एम्पियर टर्न के अलावा इसका जो दूसरा मात्रक है ना वो है गिलबर्ट, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। एम्पियर टर्न की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इक्वल टू एम्पियर मानते हैं, और गिलबर्ट इसका यूनिट होता है। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है माय डियर, तो N × I से इसे ज्ञात किया जाता है। पर्टिकुलर
मैग्नेट जो है उसमें टर्न्स की संख्या कितनी है और करंट आपने कितना उसमें से फ्लो करवाया। हालांकि एमएमएफ इन दो कारकों के अलावा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कोर का मटेरियल कैसा है, कोर का फ्लक्स घनत्व कैसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कोर की धातु कैसी है। ठीक है, एमएमएफ के बारे में एक बार इतना ही ध्यान रखना, ईएमएफ के समान है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करवाने वाला बल है, अनंत बिंदु से एन पोल के द्वारा किया गया कार्य, चुंबकीय फ्लक्स के लिए किया गया कार्य एमएमएफ कहलाएगा। प्रतीक एफएम मात्रक एम्पियर टर्न है या गिलबर्ट है, और एन इंटू आई यानी टर्न इंटू फ्लक्स से जो है हम इसका कैलकुलेशन या मापन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो परिभाषा हम लेते हैं वो है रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस को हिंदी में लिखते हैं प्रतिष्ठंभ। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के समान है, इनमें तो कोई ज़्यादा लिखने की वो है ही नहीं ना, सिंपल पॉइंट है, लिखते जाओगे याद रहेगा। प्रतिरोध क्या करता है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। हमारे यहाँ धारा के जैसा कौन था, फ्लक्स। इसका मतलब फ्लक्स प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है या रुकावट जो है, बस उसी का नाम रिलक्टेंस है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के समान है, फ्लक्स प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतीक कैसे लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस है मैग्नेटिक फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध क्या है, कई बार ऐसे लैंग्वेज भी आ जाती है आजकल, ध्यान रखना है ना। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध, परिभाषा आती है पेपर में कि रिलक्टेंस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देते हैं चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध, या फिर उल्टा आता है कि चुंबकीय फ्लक्स के रूप में, चुंबकीय फ्लक्स के प्रतिरोध के रूप में निम्न को परिभाषित किया जाता है, तो रिलक्टेंस वहाँ उत्तर कर सकते हैं। प्रतीक आरएम हो गया। मात्रक या यूनिट क्या देंगे, देखो मात्रक और यूनिट इसके 2-3 होते हैं। एक तो आपको देना है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बटे करंट था, तो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस के बराबर एफएम बटे फाई हो जाएगा। फिर आई के जैसा फाई था, वोल्टेज के जैसा एमएमएफ, बात तो एक ही है। एमएमएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था एन इंटू आई और फ्लक्स होता है फाई, यानी रिलक्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एन इंटू आई बटे फाई है। एन इंटू आई एम्पियर टर्न है, बटे के निशान को प्रति लिखते हैं, फ्लक्स वाले को वेबर से इंडिकेट करते हैं, तो वेबर हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो इसका एक और मात्रक है ना, वो क्या है, तो ध्यान रखना, रिलक्टेंस को हम इनवर्स हेनरी भी बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इनवर्स हेनरी, हिंदी वाले लिखेंगे व्युत्पन्न हेनरी। व्युत्पन्न हेनरी लिखने का दूसरा तरीका भी होता है 1/हेनरी। 1/हेनरी 30 दिख रहा है, बोल दिखाई तो नहीं दे रहा, पर मैं बोल रहा हूँ वैसे समझ आ रहा है, लिख लेना है ना। 1/हेनरी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो तरीका है हेनरी की -1 पावर दिखा दो, ये भी 1/हेनरी के बराबर होता है। एक बार यहाँ तक का लिख लो, 2 डेफिनेशन और लिखो फटाफट से। किस किस की लिख रहे हो, एमएमएफ के बारे में लिख रहे हो, रिलक्टेंस के बारे में लिख रहे हो। देखो वैसे तो इनके बारे में ना जितना लिखो कम है ना, बहुत सारी जगह बहुत कुछ इनके बारे में दिया हुआ है, कितना भी लिखते जाओ चाहे। लिख लिया ना, चलो ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लेना दोस्तों। और आज की जो क्लास है, यानी इस क्लास में एक बार इतनी डेफिनेशन करते हैं। है अभी भी 10 से 15 डेफिनेशन और है जो बच गई, तो वो आपको क्लास नंबर 2 यानी पार्ट 2 क्लास में प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा इतना ही देंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय भाव के चलते लिख नहीं पाएंगे, और 10 एक परिभाषाएँ और है जो मैं आपको लिखवा दूंगा। एक बार फटाफट से आप इतना नोट कर लो, आराम से नोट्स बना लो। बहुत धन्यवाद।